चलो शुरू करते हैं। हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था टॉपिक, जिसमें हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था। इस लेक्चर में हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे। देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, मल्टी प्लस प्रोग्रामिंग। मल्टी का मतलब क्या है? मोर देन वन। और प्रोग्राम का मतलब होता है प्रोग्राम जो आपका मेमोरी में है, मेन मेमोरी में एट ए टाइम कितने प्रोग्राम, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब हुआ कि मोर देन वन प्रोग्राम आपके मेन मेमोरी में है एट ए टाइम। देखो, जब भी आपको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है तो वो ये नहीं होगा कि भाई आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसको हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, तो वो प्रोग्राम वहाँ नहीं होगा। सबसे पहले उठ के क्या आता है, सेकेंडरी मेमोरी में से प्रोग्राम उठ के आपका मेन मेमोरी में आता है और वहाँ से सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। तो अल्टीमेटली क्या है, कोई भी प्रोग्राम हुआ, आपने वैसे मूवी चलानी है, कुछ भी करना है, वो सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी में से उठ के आएगा आपका मेन मेमोरी के अंदर और यहाँ पर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। और सीपीयू आप बेसिक कितना ही एडवांस ले लो, मॉडर्न सीपीयू ले लो या जो सीपीयू पहले थे वो सीपीयू ले लो, एट ए टाइम सीपीयू कभी भी मोर देन वन प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करता। प्रोसेस क्या होती है? जो प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन में हो। देखो, आपने सपोज करो ये आपकी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में आपका प्रोग्राम है P1 और P2 P3। सपोज करो ये आपके तीन प्रोग्राम है मेन मेमोरी के अंदर, लेकिन हम इन सबको प्रोसेस नहीं बोलते। प्रोसेस होती है प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। मतलब सीपीयू क्या है, मैंने आपको बताया, सीपीयू एट ए टाइम एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। और सपोज करो वो P2 को एग्जीक्यूट करवा रहा है, इस P2 को ये P2 उठा लिया उसने एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब पहले तो क्या था, ये एक प्रोग्राम था, लेकिन जब उसने इसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया P2 को, तो हम इसको बोलेंगे प्रोसेस। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। बात क्लियर हुई? अब जो आइडिया है कि भाई हम मल्टी प्रोग्रामिंग को क्यों यूज करें, देखो जो आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें क्या था कि हम पूरे के पूरे बैच को, बैच मतलब जिन सब की उस प्रोग्राम की सबकी रिक्वायरमेंट सेम हो, उनको हमने क्लब कर दिया और उन सारे प्रोग्राम को एक साथ कंप्यूटर में लोड करवा दिया। तो देखो, जहाँ पर आप एक साथ इतने प्रोग्राम्स को लोड कर रहे हो कंप्यूटर में, और जो उस टाइम तो कंप्यूटर बहुत स्लो होते थे, तो इनपुट आउटपुट में, इनपुट मतलब जब आपने बैच को लोड करवाया, आउटपुट मतलब जब बैच की आपने आउटपुट किसी भी आउटपुट डिवाइस के ऊपर ली, तो उस काम में बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। और इतने टाइम के लिए क्या था, सीपीयू खाली बैठा था, तो कोई काम तो कर नहीं रहा था, वो सिर्फ वेट कर रहा था कि भाई कोई प्रोसेस प्रोग्राम आए, हम उसको एग्जीक्यूशन करना शुरू करें। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ने क्या किया, इसने जो सीपीयू आइडल बैठा था जिस टाइम को, उसको यूज करने की सोची कि भाई हम इस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। तो इस आइडिया पे मल्टी प्रोग्रामिंग की जो डेवलपमेंट हुई, और ये देखते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग काम कैसे करता है। देखो, सबसे पहले आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है। अब सेकेंडरी मेमोरी में से आपके जितने भी प्रोग्राम हैं जो आपने एग्जीक्यूट करवाने हैं, वो मेन मेमोरी के अंदर आएंगे। ये आपकी मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब वो रन करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड हो जाती है, उसकी फाइल्स। और ये सारी प्रोग्राम्स है जिनको आपने एग्जीक्यूट करवाना है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, एट ए टाइम सीपीयू के पास मैक्सिमम एक ही प्रोग्राम हो सकता है जिसका वो एग्जीक्यूशन करेगा।
और जिसको वो एग्जीक्यूट करेगा उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, सपोज करो सबसे पहले P2 है, ये उठ के CPU के पास आया। अब CPU ने क्या किया, P2 को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। वो कुछ देर के लिए उसने देर के लिए उसने भी मतलब जो भी फाइल कंप्यूटेशन वगैरह करनी थी वो सारी कर दी उसने CPU ने P2 के ऊपर। अब हो सकता है कि P2 को कुछ इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, मतलब कुछ यूजर से उसको इनपुट लेना पड़े, या बीच में उसका कोई टेम्परेरी आउटपुट उसमें देनी पड़े। तो क्या करेगा वो P2 इनपुट आउटपुट लेने लगेगा। जब इनपुट आउटपुट लेता है तो CPU उस टाइम जो प्रोग्राम है, जो प्रोसेस है, उसको रिलीज कर देता है। मतलब P2 अब CPU के पास नहीं है, उसे इनपुट आउटपुट लेना है, तो इनपुट उसका वो कीबोर्ड से ले, आउटपुट उसका स्क्रीन से मतलब जो आपका मॉनिटर है उस पर आउटपुट दिखाए। लेकिन CPU उस टाइम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म तो नहीं कर रहा है, CPU तो आइडल बैठा है। अब ये टाइम हमने यूटिलाइज करना है CPU का, जिस टाइम वो आइडल बैठा है। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा जो प्रोग्राम है जिसको एग्जीक्यूट करवाना हमने, उसको हम लोड करवा देंगे CPU के पास, P4 सपोज करो। अब CPU क्या करेगा, जब P2 अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इतने में मेन मेमोरी में से CPU क्या करेगा, नेक्स्ट प्रोसेस को उठाएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम को उठाएगा सॉरी, और उसको लोड करवा लेगा, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। अब हुआ क्या, जहां P2 को CPU एग्जीक्यूट करवा रहा था, अब P2 चला गया आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब CPU क्या है, इतने टाइम के लिए आइडल है। तो CPU के पास हमने क्या किया कि भाई हम इसको आइडल नहीं बैठने देंगे, और हमने P4 को इसके पास लोड करवा दिया CPU के पास। तो जिस टाइम P2 अपना इनपुट आउटपुट करवा रहा था, अब CPU के पास आ गया P4। अब देखो, जब मैंने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ये बताया था कि भाई जब हम पूरे बैच को CPU के पास भेजते हैं, मतलब मेमोरी में लोड करते हैं, तो कुछ टाइम कंज्यूम होता है इनपुट करवाने में, और कुछ टाइम कंज्यूम होगा आपका आउटपुट लेने में भी। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, आपने मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोग्राम्स को क्लब किया हुआ था, जिसकी वजह से क्या था, साइज था जो बैच का बड़ा था। अब और आपके जो कंप्यूटर थे उस टाइम स्लो थे। तो अब यहाँ देखो, अभी भी हम ये कर रहे हैं कि भाई एक प्रोग्राम को मेमोरी के पास एलोकेट कर रहे हैं, मतलब सॉरी CPU को लोड कर रहे हैं, और दूसरा प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए चला गया। अभी भी तो आप एक प्रोग्राम को लोड करवा रहे हो CPU को, है ना। पहले P2 लोड करवाया हमने, जब P2 आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने लगा, फिर हमने P4 को लोड करवाया CPU के पास। तो ये जो टाइम लगा, ये टाइम बहुत ही कम होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को क्लब करके लोड करवा रहे हो, ठीक है ना। और जब हम कहते हैं कि भाई एक प्रोग्राम को लोड किया, दूसरे को हमने अनलोड किया, इसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है कि भाई जब आपने कोई प्रोग्राम लोड किया CPU के पास, अब CPU ने कुछ मतलब उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब वो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सपोज करो चला गया। अब इतने टाइम में हमने नेक्स्ट प्रोग्राम को लोड किया मेमोरी में, मतलब CPU के पास। अब यहाँ पर एक चीज देखो, जब आपने एक प्रोग्राम को लोड किया, वो प्रोग्राम दूसरे ऑपरेशन करने के लिए चला गया। जब इतने टाइम में हमने दूसरे प्रोग्राम को लोड कर दिया P4 को, जब P4 कंप्लीट होगा और P2 ने भी अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, अब P2 तक तो वापस CPU के पास आना है। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वापस CPU के पास आएगा, अगर कुछ एग्जीक्यूशन पेंडिंग है तो CPU को कैसे पता चलेगा कि भाई
किस प्रोसेस का कौन सी स्टेट थी, कितना उसने एग्जीक्यूट कर लिया था, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी। तो वो काम होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में। कॉन्टेक्स्ट होता है बेसिकली, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है बेसिकली प्रोग्राम का स्विच करना इधर उधर से, एक प्रोग्राम को लोड कर दे दूसरे को अनलोड कर दे, इसको बोलते हैं स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है, कॉन्टेक्स्ट होता है जो आपका प्रोसेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसमें प्रोसेस की आईडी हो सकती है, प्रोग्राम रजिस्टर्स हो सकते हैं, मेमोरी हो सकती है, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझो कि कॉन्टेक्स्ट होता है बेसिकली जो प्रोग्राम है, प्रोसेस है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी आईडी, उसकी रजिस्टर्स कौन कौन से वो यूज कर रहा है, इस टाइप की चीजें ये आगे मैं बताऊंगा सारी डिटेल में। ठीक है, अब देखो इसमें हमने सीपीयू को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में ज्यादा यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि हमने सीपीयू को कम देर के लिए आइडल बैठने दिया, और अल्टीमेटली अपना गोल यही है कि सीपीयू को खाली मत बैठने दो अगर आपने मैक्सिमम यूटिलाइज करना है तो। और जो प्रोग्राम होता है बेसिकली वो दो चीजें, ये चीजें मुझे पहले बतानी थी वैसे तो, सॉरी। देखो प्रोग्राम है वो दो तरह के टाइम लेता है, एक तो होता है सीपीयू टाइम, एक होता है इनपुट आउटपुट टाइम। सीपीयू टाइम होता है जब सीपीयू कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है प्रोग्राम के ऊपर, तो उस टाइम को बोलते हैं हम सीपीयू का टाइम, सीपीयू टाइम। अब प्रोग्राम एक तो एग्जीक्यूशन कर रहा है, दूसरा हो सकता है कि वो कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने लग जाए। जिस टाइम वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहा है, तो जितना टाइम उसका कंज्यूम होगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने में, उसको बोलते हैं हम इनपुट आउटपुट टाइम। ठीक है, देखो इसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि सीपीयू एक्टिवेटिंग सम प्रोसेस एंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन दैट प्रोसेस रिक्वायर्स सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन at this time process does not need CPU, so CPU become idle. So instead of sitting idle, what it will do, it will switch to next process. More than one process can perform input output operation at a time, but CPU can have maximum one process at a time. इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर सकते हो आप मल्टीपल उस पे डिवाइसेस पे, सॉरी मल्टीपल प्रोग्राम्स या प्रोसेस के ऊपर। सपोज करो किसी प्रोसेस ने प्रिंटर पे कुछ प्रिंट करवाना है, किसी प्रोसेस ने आपका मॉनिटर पर डिस्प्ले करनी है आउटपुट, तो हो सकता है ऐसा पैरेलल में। लेकिन सीपीयू एट ए टाइम एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। देखो अब सीपीयू आइडल किस टाइम बैठता है, जब उसने कॉन्टेक्स्ट स्विच करना हो, जब उसने एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है और दूसरी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को लोड करना है, तो उस टाइम सीपीयू आइडल बैठता है सिर्फ। अब देखो इसमें जो वेटिंग टाइम है और जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम है एज कम्पेयर टू बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और थ्रूपुट है जो वो इसकी इंक्रीज होती है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में, वो भी बता चुका हूँ। क्योंकि जितने कम देर के लिए आपका सीपीयू है जो वो आइडल रहेगा, उतनी ही आउटपुट आपकी ज़्यादा रहेगी, सीपीयू यूटिलाइजेशन इसमें ज़्यादा है। ये इसके एडवांटेजेस है। और अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें
तो देखो, जो शेड्यूलिंग है, शेड्यूलिंग मतलब किस प्रोग्राम को मेमोरी में, मतलब सीपीयू के पास भेजना है, किस प्रोग्राम को नहीं भेजना है। तो ये जो शेड्यूलिंग है प्रोग्राम्स की, किसका एग्जीक्यूशन करना, किसका नहीं करना, किसका कब करना है, तो वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिनको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आता है मेन मेमोरी मैनेजमेंट। देखो, बहुत सारे प्रोग्राम हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी में, उनमें से लोड करना मेमोरी में, और किस ऑर्डर में लोड करना है, वेरिएबल साइज के प्रोग्राम है आपके, तो उसमें भी मेमोरी मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। ये भी आपका आगे आएगा, डिटेल में देखेंगे। एक होता है मेमोरी फ्रेगमेंटेशन। देखो, जो आपकी मेन मेमोरी है, सपोज करो ये आपकी मेन मेमोरी है। अब सपोज करो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 3 सेक्शन में। अब यहाँ पर कोई प्रोग्राम आपने लोड किया, P1, P2 और P3। अब सपोज करो P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, और एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो क्या होगा, ये मेमोरी इसको रिलीज करनी पड़ेगी। तो ये मेमोरी क्या होगी आपकी, फ्री। अब इस फ्री मेमोरी में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट, जो ये फ्री मेमोरी है, अब कोई और प्रोग्राम है सपोज करो P4, हम इस टाइम फ्री मेमोरी में लोड करवाएंगे। अब सपोज करो P4 है जो, उसका साइज इतना है, ये P4 आ गया, और ये आपकी मेमोरी खाली पड़ी है। समझ रहे हो। तो ये क्या होगा, इस टाइप से जब कोई प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, तो वो आपकी मेन मेमोरी को छोड़ देगा और सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा वापिस। उसकी जगह क्या होगा, नया प्रोग्राम लोड होगा आपका मेन मेमोरी के अंदर। तो जो नया प्रोग्राम आया, हो सकता है उसका जो मेमोरी खाली हुई उससे उसका साइज कम हो। तो साइज कम होगा तो क्या होगा, ये जो चंक्स है, देखो ये जो खाली मेमोरी क्रिएट हो गई स्पेस, इसको हम चंक्स बोल सकते हैं। तो ये जो चंक्स क्रिएट हो जाएंगे आपके मेन मेमोरी के अंदर। अब यहाँ तो हमने किसी को लोड किया नहीं है, तो इनको कैसे डील करेंगे हम, वो भी देखेंगे आगे। इसको बोल देते हैं मेमोरी फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद आता है पेजिंग, नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ये भी एक बड़ा टॉपिक है, ये भी आपका आगे आएगा कंप्लीट डिटेल में। तो अभी के लिए ये समझो कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग है उसके ये इशू है, डिटेल में ये सारे के सारे हम आगे देखेंगे। हर एक टॉपिक में से 2-3 दिन लगेंगे, पेजिंग भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो ये सारे डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के बाद अब नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं हम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग होता है जो, इसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग जो हमने पिछला देखा था, विद राउंड रॉबिन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, जो मल्टी प्रोग्रामिंग था उसमें हमने क्या किया था, एट ए टाइम एक प्रोग्राम को हमने लोड करवा दिया सीपीयू के पास, और जब सीपीयू में कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस टाइम, सॉरी मतलब जो प्रोग्राम है आपका सीपीयू के पास, अगर उसने कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसी टाइम हम नेक्स्ट प्रोग्राम को सीपीयू के पास अलॉट कर सकते हैं। ठीक है। तो सपोज करो कोई प्रोग्राम है P2, इसको हमने लोड करवा दिया सीपीयू के पास। अब
सपोज करो P2 ने एक आउट के लिए एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन जो टाइम है P2 का CPU टाइम वो 1 आवर है। तो क्या होगा, 1 घंटे के लिए बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कंप्लीट होगा तभी हमने नेक्स्ट प्रोग्राम को लोड करवाना था मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इतने बाकी जितने भी प्रोग्राम्स आपके मेन मेमोरी के अंदर सबको वेट करना पड़ेगा। देखो ठीक है, सीपीयू अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है उस टाइम के लिए, सीपीयू खाली नहीं बैठा है, लेकिन जो बाकी प्रोग्राम्स है मेन मेमोरी के अंदर वो वेट कर रहे हैं, उनका वेटिंग टाइम ज्यादा हो गया है। इसको कुछ ऐसे समझो, सपोज करो मैंने आपकी क्लास में सबसे 5-5 क्वेश्चन पूछने हैं। अब मैं सपोज करो सबसे पहले एक बच्चे को उठाता हूँ और उससे 5 क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो एक क्वेश्चन का आंसर करेगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, वो नेक्स्ट का आंसर करेगा, फिर थर्ड क्वेश्चन पूछूंगा, वो थर्ड का आंसर करेगा। ऐसे ही मैंने उससे 5 क्वेश्चन पूछे और उसने 5 का आंसर किया। लेकिन सपोज करो आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, जब मैं पहले एक बच्चे से डील कर रहा हूँ, बाकी सारे के सारे बच्चे वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, और जो लास्ट वाला बच्चा होगा उसका तो सबसे ज्यादा वेट होगा। अब मैं मान लेता हूँ कि एक बच्चे में मुझे 5 मिनट लगती है, एज्यूम कर लेते हैं, और जो 30th बच्चा है उसके पास आने के लिए मुझे 29 को कॉल करना पड़ेगा। तो मुझे 5 × 29, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा मेरा 145। तो लास्ट वाले बच्चे के लिए 145 मिनट वेट करना बड़ा काम है। तो बेटर सॉल्यूशन क्या है, मैं हर एक बच्चे से एक क्वेश्चन पूछूं। जब पहले वाले बच्चे से मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उसने एक का आंसर किया, फिर मैंने नेक्स्ट बच्चे से एक क्वेश्चन पूछा, उसने नेक्स्ट का आंसर किया। तो ऐसे करके मैं सभी से क्वेश्चन पूछूं। जो 30th बच्चा है उसको कितनी देर वेट करना पड़ा, 29 मिनट अपनी बारी आने के लिए, है ना। तो इससे क्या होगा, जो वेटिंग टाइम है आपका किसी भी प्रोग्राम का वो कम हो जाएगा। इस जहां 30th प्रोग्राम का जो वेटिंग टाइम था पहले 145 था, जब उसको सीपीयू ने पहली बार डील किया। अब इस केस में क्या होगा, जो 30th प्रोग्राम है आपका उसको वेट करना पड़ेगा 29 मिनट के लिए, जब सीपीयू उसको पहली बार डील करेगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है मल्टीटास्किंग का। मल्टीटास्किंग क्या कहता है, आपने कोई प्रोग्राम सीपीयू के पास लोड किया, ठीक है, आपने कोई प्रोग्राम है सीपीयू के पास भेज दिया। अब सीपीयू उसी के ऊपर नहीं लगा रहेगा, सीपीयू क्या हुआ एक फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम हो सकता है 5 मिली सेकेंड हो, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हो सकता है 10 मिली सेकेंड हो, जो भी टाइम है उतने टाइम के लिए उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद उस प्रोग्राम को वापस मेन मेमोरी में भेज देगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम को उठाएगा, उसको उतने ही देर के लिए एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस मेन मेमोरी में भेज देगा। ऐसे ही नेक्स्ट को इस टाइप से। तो इससे क्या होगा, आपका एवरेज वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। और देखो यहाँ पर क्या है, जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि भाई जब आपका प्रोग्राम सीपीयू छोड़ के जाता है तो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है, क्योंकि वो प्रोग्राम जब दोबारा आएगा तो हमें उसी पॉइंट से उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे जहाँ पे उसने छोड़ा था उसको। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज देखो, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन आजकल जो सिस्टम आ रहे हैं अपने पास कंप्यूटर से, वो इतने फास्ट है कि जो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है इसका टाइम बहुत ही नेग्लिजिबल है।
बहुत ही कम टाइम लेते हैं ये, ठीक है ना। अब जैसे आप सपोज करो आपने अपने कंप्यूटर पर मूवी भी चला रखी है, आपने कोई एडिटर भी ओपन कर रखा है, जैसे नोटपैड हो गया, वर्ड हो गया या कुछ और, हो सकता है कि आपने साइड बाय साइड ब्राउजर भी ओपन कर रखा है, ब्राउजर में आप कुछ सर्फिंग भी कर रहे हो। आपको कभी ऐसा लगा कि भाई जब आप मूवी देख रहे हो तो आप वर्ड में काम नहीं कर पा रहे, या फिर जब आप मूवी देख रहे हो तो ब्राउजर काम नहीं कर रहा आपका? कई बार हो जाता है वैसे, जब आपका सिस्टम प्रॉपर काम ना कर रहा हो, सिर्फ उस केस में। अदरवाइज क्या होगा, आप पैरेलल ही सारे काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सीपीयू एट ए टाइम एक ही चीज को डील कर रहा है, लेकिन जो ये स्विचिंग हो रही है बिटवीन प्रोसेसेस, ये इतनी फास्ट हो रही है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप कब प्रोग्राम्स के बीच में स्विच कर रहे हैं। सीपीयू उसको अपने आप कर लेता है। आपके हिसाब से तो ये है कि सारी चीजें एक साथ चल रही है, लेकिन वो एक साथ नहीं चल रही है, वो वन बाय वन चल रही है। बहुत ही फास्ट स्विचिंग होती है ये प्रोग्राम्स के बीच में, समझ रहे हो? ये ही चीज मैंने लिखी हुई है इसके अंदर। बैटरी रिस्पॉन्स टाइम है, मल्टीपल प्रोसेसेस है आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, यूजर कैन इंटरेक्ट विद प्रोसेसेस व्हाइल इट इज रनिंग। जैसे आप इनपुट आउटपुट दे रहे हो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, आपने पूरे पूरे बैच को लोड करवा दिया, और जो भी उसको इनपुट चाहिए आउटपुट चाहिए, सॉरी आउटपुट नहीं इनपुट चाहिए, वो भी आप साथ में ही बैच के लोड करवा रहे हो। तो यूजर को तो कहीं इंटरेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला आपके जो एग्जीक्यूशन हो रही है जब। तो लेकिन इसमें क्या है, आपने एग्जीक्यूशन करने का मतलब इंटरेक्ट करना, यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो विंडो है आजकल आपकी, यूनिक्स है, लाइनक्स है, ये उबुंटू, ये सारे के सारे आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे। किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ओके किरण। देखो मल्टी सीमेंट का रहेगी, मल्टीटास्किंग को रिपीट कर दो। देखो जो मल्टीटास्किंग है, इसमें हम किसी प्रीफिक्स टाइम, जो ये टाइम 5 मिली सेकेंड मैंने ऊपर लिखा हुआ था, इसको हम राउंड रॉबिन टाइम भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए एक प्रोसेस को उठाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जब उतने टाइम के लिए हमने वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर दी, उसको वापस मेन मेमोरी में भेज देंगे, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम को उठाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए सबको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सबको हमने सीपीयू का टाइम दे दिया। तो थोड़ा ये नहीं होगा कि हम किसी एक प्रोग्राम को लेके बैठ जाएं और उसको 1 घंटे के लिए एग्जीक्यूट करते रहे। उसमें क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम किसी भी प्रोग्राम का वो बढ़ जाएगा। तो उसको कम करने के लिए, जो वेटिंग टाइम है वो कम करने के लिए, हम इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है कि भाई एक प्रोग्राम को आप थोड़ी देर के लिए एग्जीक्यूट करो, फिर दूसरे को उठा लो, फिर दूसरे को उठा लो। तो इसको स्विच करते रहो बार बार प्रोग्राम्स के बीच में। जैसे आप यूज करते हो अपना कंप्यूटर, तो उसमें क्या है, आप मल्टीपल काम एक साथ कर रहे हो। मोबाइल है, मोबाइल में आप मल्टीपल काम एक साथ कर रहे हो। आपने व्हाट्सएप भी खोल रखा है, आपने फेसबुक भी खोल रखा है, आपने बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चला रखा है। तो ये क्या है, मल्टीटास्किंग है, क्योंकि आपने मल्टीपल चीजें पैरेलल चला रखी है। लेकिन पैरेलली सारी चीजें नहीं चल रही है,
वो बीच बीच में उनके स्विच हो रहा है प्रोग्राम्स के बीच में, सीपीयू स्विच करता है, लेकिन वो स्विचिंग टाइम इतना कम है, आपको ये लगता है कि भाई सारी चीजें एक साथ चल रही है। जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इल्यूजन, ये इल्यूजन है कि भैया आपके सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि भाई आपके सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, वो वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है मल्टीटास्किंग का। लेकिन इससे पहले जो मल्टी प्रोग्रामिंग था वो वन बाय वन एग्जीक्यूट कर रहा है। उसने एक प्रोग्राम उठा लिया तो उठा लिया, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता उसको छोड़ेगा नहीं वो, अनटिल और अनलेस उसने कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब उसने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तब उसने सीपीयू ने वो प्रोग्राम छोड़ दिया, तो अब वो नेक्स्ट प्रोग्राम को उठाएगा। इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो आप वर्ड में कुछ लिख रहे हो, अगर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप वर्ड में जब तक लिख रहे हो, इतने बीच में अगर म्यूजिक चलाना है आपने तो आप नहीं चला सकते। जब आप वर्ड को क्लोज कर दोगे उस टाइम आपका म्यूजिक चल पड़ेगा, क्योंकि एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। क्लियर सिमरन? किरण पूछ रहे कि भाई ये नोट्स आपकी वेबसाइट पे है क्या? देखो, ये नोट्स मैंने बना दिए थे पहले ही, इनकी वीडियो तैयार करनी रह रही थी, तो ये तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इनकी। ये शायद एक दो और है मेरे पास, मल्टी प्रोसेसर तक कंप्लीट हो चुके थे, बस वीडियो बनानी बाकी थी इनकी। ये मैं कर दूंगा आपको शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट के अंदर मीटिंग एंड हो जाएगी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी, या फिर नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर मैं आपको शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव में। चलो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।